राजाराम सर, आखिर जो बात इंडिया गठबंधन को लेकर के हो रही है, जब वहां पर कोई सियासी दल जो है अपना उम्मीदवार उतारने की बात करता है, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने घोषित किया, उसके बाद उसको लेकर के खूब चर्चाएं होने लगी। फिर से वापस से कि गठबंधन में एक स्टेट गया बाहर। फिर झारखंड में चर्चा शुरू हुई, तो अभी हालांकि उसका उसका कोई बहुत मायने नहीं रहता है, क्योंकि स्टेट कमेटी ने वहां पे बात किया है। जबकि सीट शेयरिंग का जो भी सिस्टम है, जो भी आंकड़े तय हो रहे हैं, वो सबको पता है कि सेंट्रल लीडर से तय हो रहे हैं। आखिर एनडीए गठबंधन को लेकर के चर्चा क्यों नहीं होती? क्यों एनडीए गठबंधन को लेकर के सवाल नहीं उठाया जाता है? क्या एनडीए गठबंधन में जो स्थिति है, या जो वो नहीं उतार रहे हैं, या जो उनके अपने उम्मीदवार वो घोषित नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो स्ट्रेटजी है, या फिर उसमें भी कहीं ना कहीं वो पेंच फंसा हुआ है, जैसी आशंका भी जो बात समीम सर कह रहे थे? नमस्कार आप सबको। राय साहब, दरअसल अगर आप देखेंगे तो भाजपा का ये तरीका रहा है कि जो सवाल केंद्र से, सरकार से या सत्तारूढ़ पार्टी से पूछे जाने चाहिए, वो हमेशा वो सवाल अपने मीडिया के जरिए विपक्ष पे उछालते रहती है। आप देखिएगा कि भाई इंडिया गठबंधन में कौन आता है कौन जाता है, तो उनके पेट में दर्द होने का सवाल ही नहीं उठता। अब पहली बात लेकिन सबसे ज्यादा आप देखेंगे मीडिया जो में यही खबरें हैं कि ढीला पड़ गया, गठबंधन ढीला पड़ गया, बिखर गया, टूट गया, ध्वस्त हो गया जैसे। लेकिन मेरा मानना है कि टीएमसी की अगर बात करें तो, जब नेशनल अलायंस की बात करें तो टीएमसी का कोई जनाधार प्रदेश से बाहर नहीं, कि अगर अलायंस होता है तो अन्य प्रदेशों में टीएमसी के कोई मतलब केडर वोटर हैं जो इंडिया को फायदा दिला सकते, ऐसी स्थिति नहीं है। और बंगाल की जो स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो क्या खोना है क्या पाना है, कांग्रेस को भी पता है और टीएमसी को भी पता है। तो ये इलेक्शन के बाद क्या स्थिति बनेगी ये अलग बात है। और ममता जो एक सेफ गेम खेल रही हैं, और इंडिया से अगर से इतर उन्होंने अपनी घोषणा कर दी सारे उम्मीदवारों की, तो उनकी राजनीति के तहत है। लेकिन इंडिया को उससे कुछ खास घाटा नहीं होने वाला है सीट बंटवारे में। हाँ, मायावती एक बड़ा पेच है। प्रोफेसर ने जो कहा, मैं उनकी इस बात से कुछ हद तक सहमत हूं। इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि मायावती का जो केडर वोटर है, मायावती अगर भाजपा के साथ जाती हैं तो और छिटक जाएगा। जो 2002 में 32% वोटर उनके पास था, फिर क्रमशः घटते घटते 2025 मतलब 25%, 17%, आज 12% पे है। वो और छिटक जाएगा, पहली चीज। लेकिन यदि अलायंस इंडिया के साथ होता है तो कांग्रेस को ये बेनिफिट जरूर मिल सकता है कि जैसे छत्तीसगढ़ में लगभग 2% है, मध्य प्रदेश में 4% है। ये जो केडर वोटर है पूरे नेशनल लेवल पे, वो जो कि और कहीं शिफ्ट नहीं होते हैं, भले जानते हैं कि हमारा कैंडिडेट हार रहा है, लेकिन वोट करते हैं। वो जो है वो इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस को, बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उनको बेनिफिट मिलेगा। तो अब बसपा की अगर बात करें तो भाजपा में जाने से भाजपा का कोई विशेष नुकसान नहीं है, लेकिन बसपा का नुकसान है। ये चीज मायावती समझ रही हैं, इसीलिए वो बिना भाजपा में गए बसपा में सिंगल चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। यानी ये भाजपा को ही फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है। इस चीज को समझे हम लोग। हालांकि आम वोटर की बात करें तो जिस तरह से लगातार मायावती जी से मोह भंग होते गया है और उनके वोटर शिफ्ट होते गए हैं, सपा में सबसे ज्यादा शिफ्ट हुए हैं मेरा मानना है। तो आम वोटर की स्थिति को जरूर समझिए आप, कि आम वोटर जो है अब धीरे धीरे उस समझ में आ रहा है। दो चुनाव, दो कार्यकाल इन्होंने देखा कि ये जो सरकार है वास्तव में पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, ये समझ में आ रहा है। और सरकार की योजनाओं पे, मोदी जी की गारंटी पे हालत ये है, जमीनी हालात में आपको बता रहा हूं कि इनकी महतारी वंदन योजना है, जो मतलब ये समझ लीजिए गेम चेंजर योजना है उनकी। पूरा जहां जहां डबल इंजन सरकार है वहां पूरा अमला लगा हुआ है इस समय। पूरा अमला आज या कल में घोषणा होने वाली, सबके खातों में महिलाओं के 1,000 रुपया जाएगा। जैसे कि इससे पिछले चुनाव में इन्होंने किसानों को पकड़ा था
और 12 करोड़ 13 करोड़ किसानों को एक साथ सम्मान निधि डाला। बाद में धीरे धीरे वो काटते गए किसानों को, वो संख्या कम होती गई। जैसे चांद सिकुड़ता है ना, मैं कहता हूँ धीरे धीरे वो एकदम, वो योजना जो है आज उसका जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। आज महतारी वंदन योजना है, 50% जो वोटर है उनको साधने के लिए ले आए हैं और सीधा उनके खाते में 1,000 रुपए डालने के लिए पूरा अमला, हर डिपार्टमेंट, शिक्षा हो कोई डिपार्टमेंट हो, सब लगे हैं उनके फार्म भरने में, खाता खुलवाने में। और जो खाता वह जो बात कहने जा रहा हूं वो बड़ी बात है सबसे, कि जो महिलाएं फार्म भर रही हैं उनसे कह रहे हैं कि ये अब तो अच्छा हो गया, आपको साल में 12,000 मिलेंगे। कह रहे हैं कि 12 मिलेगा या नहीं मालूम, लेकिन कम से कम एक किस्त तो चुनाव के लिए आएगी, ये तो पक्का तय है। ठीक है, एक किस्त तो आएगी। तो यह जो है मोह भंग इनका जो मुझे दिख रहा है। अच्छा, मीडिया जो है अलग से मीना बाजार लगाए बैठा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र उतना परिपक्व नहीं है। मेरा मानना है, भले लोग कहते हैं कि हमारा वोटर बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा सधा हुआ है, लेकिन मेरा मानना है राजनीतिक जागरूकता नहीं है। अब देखिए, आप देख लीजिए आज की डेट का सबसे बड़े खबरें हैं कि कूनो में एक चीता ने, क्या उसका नाम है, गामनी ने 5 बच्चे दिए, और वो सबसे बड़ी खबर है इस देश की। जबकि भैया बच्चे होंगे, बढ़ेंगे, तो ये जो राजमहलों में बैठे हुए लोग हैं, मेट्रो में बैठे हुए लोग हैं, 50वीं 45वीं मंजिल पे बैठे हुए लोग हैं, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जो बफर जोन में है जहां रखा गया है, जिनके पास रोजगार के नाम पे 2-4 एकड़ जमीनें हैं जंगल विभाग की, जो हमेशा लतियाए जा रहे हैं, उनके मवेशी, उनके बच्चे ही उठा के ले जाएंगे। ये जो देख रहे हैं कि काहे, क्या न्यूज है ये इस देश के लिए, इसकी अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ रहा है, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे क्या खबर पड़ रहा है। इसी के बगल में एक न्यूज आज देश की है, अगर आज हालात चर्चा करें तो जो वोटर की मनोदिशा समझने के लिए जरूरी है कि, और इस देश के आर्थिक नीति को समझने के लिए जरूरी है कि इफ्टा यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ने भारत सरकार के साथ साइन किया है, या भारत सरकार ने उनके साथ साइन किया है इस हफ्ते, कि जो ओमेगा, कार्टियर, रोलेक्स जैसी घड़ियां हैं, महंगी घड़ियां, स्विट्जरलैंड की, आइसलैंड की, लिंडेस्टाइन की, नॉर्वे की, इन चारों देशों की, वो अब हमारे देश में उन पे टैक्सेस घटा दिए गए फ्री ट्रेड के तहत। अब वो आराम से मिलेंगी, उन पे जो भारी टैक्स लगाया जाता था, इंपोर्ट ड्यूटी, वो हटा दी गई। बदले में ये कहा गया कि इसके बदले में 15 सालों में, गौर करना, 15 सालों में ये $100 अरब हमारे देश में निवेश करेंगे आने वाले 15 सालों में, और 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये पोस्ट डेटेड चेक है, चुनाव 1 महीना बचा है आपकी सिर पे, और ये पोस्ट डेटेड चेक लेके घूम रहे हैं, 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, $100 अरब का निवेश आएगा। और आप सर ट्रैक्टर पे आप 28% ट्रैक्टर के पार्ट्स पे जीएसटी लगा देते हो, ठीक है, और ये जो ओमेगा और घड़ियां 10-10 लाख की घड़ियां हैं, इनसे आप टैक्स फ्री करते हो। तो ये सरकार किसके लिए काम कर रही है, यह समझना अब वोटर का काम है। तो मेरा मानना है वोटर अब मन बना रहा है, ये चुनाव कई मामलों में ऐतिहासिक सिद्ध होंगे, मेरा मानना है जी। सारे राजनीतिक पंडित, अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ, फिर एक बड़ी बात है कि 15 तारीख को फिर बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री जी 2 और इलेक्शन कमीशन के मेंबर को अभी चुनने वाले हैं, और आपको पता ही है कानून में परिवर्तन कर दिया है। अब इलेक्शन कमीशन अगर जेब में हो, अगर रेफरी हमारा जेब में हो, या आप देखते हैं 1 या 2 गलत निर्णय एलबीडब्ल्यू के अगर क्रिकेट में हो जाता है, तो जो टीम हार रही होती है जीत जाती है। यहाँ पे तो एम्पायर आपके जेब में है, तो फिर बाकी चुनाव की बात क्या करिएगा। तो मुद्दे की बात और निष्पक्ष चुनाव, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर निष्पक्ष चुनाव होता है तो मेरा मानना है इंडिया गठबंधन या कांग्रेस बहुत ही मजबूत स्थिति में है, और भाजपा का जनाधार दिनों दिन तमाम मीना बाजार के, तमाम मीडिया के सपोर्ट के दिनों दिन खिसकते जा रहा है। किसान आपसे नाराज है, 68% लोग किसान है, वो आपसे नाराज है, ठीक है। और वो वर्ग जो ताली बजा रहा था आपकी नोटबंदी पे, राष्ट्रपति के नाम पे, और जीएसटी का बोझ भी सह लिया था, आज वो आपके हाथ से खिसक गया है। समझ रहा है कि सर आप बोले, किया कुछ नहीं आपने। ऐसे हालात हैं, तो वोटर आज मोह भंग की स्थिति में है। जरूरत है कि इंडिया गठबंधन, ये सारे जो विपक्ष है, अपने आप को इस योग्य
शामिल मतलब साबित करे। और कम से कम राहुल गांधी को मैं देख रहा हूं कि वो बिल्कुल बिना विचलित हुए केवल मुद्दे पे डटे हैं। इनको अपने अखाड़े में अपने मुद्दे पे डटे रहना चाहिए। बाकी ये क्या कर रहे हैं, किसी कौन टूट रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कोई खास नहीं फर्क पड़ता। जनता के मन में इससे कोई आप क्या बंटवारा कर रहे हो, किसको दे रहे हो, कोई खास नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि मुद्दे मेरे ख्याल से अब सेट हो गए हैं, नरेटिव सेट हो गए हैं राय साहब। और पहली बार है कि नरेटिव जनता तय कर रही है, मीडिया तय नहीं कर रही है। जी जी किसान जी। तय कर रहे हैं नरेटिव, बेरोजगार तय कर रहे हैं नरेटिव। ये पहली बार मुझे दिख रहा है। राजाराम सर, एक बात जो भारतीय जनता पार्टी की जब होती है या विपक्षी जिस तरीके से मायावती को लेकर के चर्चा है, एक चीज तो हम दो चीजें आपसे बल्कि समझ लें। एक जो बिहार के अंदर की स्थिति अभी बनी हुई है जिस तरीके की, क्या कुछ असर उसका देख रहे हैं, और दूसरा जो मायावती को लेकर के हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मायावती को भले ही मायावती ने कह दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ रही हैं, सारी सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगी, किस समीकरण में उतारेंगी वो हम पहले भी देख चुके हैं। अगर क्या उसी पैटर्न पर आगे बढ़ती हैं तो वो नुकसान किसका करेंगी। दूसरा, मायावती को लेकर की जो चर्चाएं चल रही हैं, मायावती के खंडन के बाद भी जारी है, ये चर्चाएं खत्म नहीं हुई हैं, तो क्या वजह देखते हैं इसकी कि आखिर मायावती को लेकर चर्चाएं इंडिया गठबंधन के साथ जाने की खत्म क्यों नहीं हो रही हैं उनके खंडन के बाद भी। राय साहब, मायावती जी की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एनडीए के पिछले कार्यकाल में जब इनके भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए कि वो पहली विपक्ष की बड़ी नेता हैं जिनके खिलाफ इन्होंने अपने फार्मूलों को अपनाया। बाद में वो फार्मूला छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश सभी जगह में विपक्ष के खिलाफ अपनाया गया। साउथ में भी टीएमसी के खिलाफ भी चले। तो लेकिन पहली नेता थी जिसके खिलाफ इन्होंने बड़े बड़े मामले इनकम टैक्स से निकाले थे, और वो एक जांच एक सीमा के बाद सारी रुक गई। तो इतना इसको समझने के लिए कोई बहुत बड़ा विद्वान होना जरूरी नहीं है कि मायावती की उंगली कहीं दबी हुई है, फंसी हुई है। और पिछले देख लीजिए 9 सालों में भाजपा उनके सारे कार्य जो हैं भाजपा के पक्ष पे ही गए हैं। कोई एक बड़ा एजिटेशन उठा के देख लीजिए, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, क्या क्या नहीं हुआ वहां पे। लेकिन आप उठा के देख लीजिए, मायावती इतनी मुखर और संघर्षशील नेता रही हैं, लेकिन उनका ये तेवर जो है वास्तव में आज मायावती को इस रूप में देखना बड़ा दुखद है। और वास्तव में एक बहुत बड़े वर्ग की प्रतिनिधि करती थी, उनकी आशाओं की केंद्र थी। यही कारण है जब मायावती जी के साथ जो 10 उनकी पिछली सीट थी, 9-10 सीटें जो थी, उसके जो जिताऊ प्रत्याशी हैं वो भाजपा के संपर्क में है आज की डेट में। वो चाह रहे हैं कि अगर हम जीतने की स्थिति में हैं तो भाई मायावती जी के साथ रह के जीतने से बेहतर है भाजपा के साथ चले जाएं, और वहां से अगर हम जीतते हैं तो हमें बेहतर कुछ मिलेगा, हमारा राजनीतिक भविष्य उज्जवल रहेगा। तो मायावती कई फ्रंट पे लड़ रही हैं। यही कारण है कि वो कोई फर्म डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है। पहली चीज मैंने फिर कहा कि मायावती अंततः मेरा मानना है, क्योंकि एक वैचारिक आधार की बात करें तो मायावती किसी भी हालत में भाजपा में कंफर्टेबल नहीं रहेंगी। अंत में उनके लिए अगर स्वाभाविक सहयोगी जिसे हम कहते हैं, तो चाहे टीएमसी हो, चाहे कि ममता जी हो, या चाहे मायावती जी हो, इन दिनों के स्वाभाविक सहयोगी इंडिया गठबंधन ही है, जो मैं समझ में आया। और इससे आगे मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अब जनता, जैसे मैंने बार बार कहा कि जनता जो है 2 बार ठगी गई। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, 2 बार ठगी गई महसूस कर रही है कि भाई अब किसान की बात करो तो कहा तो गया था ना 2022 तक आय दुगनी हो जाएगी, कहाँ है। अब किसान महसूस कर रहा है, बेरोजगार महसूस कर रहा है कि भाई रोजगार की जो बात हुई थी कहीं नहीं थी, फिर अग्निवीर आ गया। ये सारी चीजें जो है जिस तरह से दिखा रही हैं। और तो और मिडिल क्लास की बात करूं, मैं मिडिल क्लास की बात करूं जो हवाई जहाज में इकोनॉमी तक पहुंचने लगा है, वो देख रहा है कि अडानी के एयरपोर्ट पे जो बिजनेस क्लास के लिए है उसके लिए तो सब कुछ रेड कारपेट है, और जो इकोनॉमी क्लास है आप देख लेना बोर्डिंग एरिया में बैठने के लिए सीट नहीं है। हालत ये है, न्यूज़पेपर बिछा के कई जगह बैठने की स्थिति आई है। आप ये देखिए, जान रहे हैं कि केटल क्लास है जो कभी रेलवे में होता था। तो ये सारे, अब विकास की बात कर लीजिए भैया, कोरोना के समय देख लीजिए सारे अर्थशास्त्री बैठे हैं, पूछ लेना, भारत की अर्थव्यवस्था 27% की दर से नीचे जा रही थी, और वहीं पे 2 कंपनियां थी जो जिनकी
ग्रोथ जो है 28%, 30%, मतलब रॉकेट की गति पे गई है। उनके नेटवर्थ में कितना इजाफा हुआ है। तो अब जनता समझ रही है सर, अब इसीलिए पूछ रही है कि भाई तू इधर उधर की बात मत कर। अभी एजेंडा क्या सेट हो रहा है? परिवार। पिछले बार जैसे आपने सुना मुझे नीच कह दिया गुजरात में, और चुनाव जीत लिया इन्होंने। तो अब क्या है, फिर इस तरह की बातें आएंगी। अब एक कबूतरों के बारे में कहा जाता था ना, शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, ठीक है, जाल में नहीं फंसना है, तो दोहराते दोहराते फंस जाते हैं। अब फिर जो बोले मुझे मेरे परिवार पे, मेरा परिवार, अब परिवार को लेके चल रहे हैं, हर कोई बोल रहा है मैं मेरा परिवार। मैं अब वक्त आ गया है, जनता भी समझ रही है, और राहुल गांधी को भी एक ही सवाल पूछना है भाई कि तू इधर उधर की बात न कर, तो ये बता कि कारवा क्यों लूटा है? मुझे रहजदी से कोई शिकायत नहीं है, तेरी चौकीदारी का सवाल है, तेरी रहबरी का सवाल है। तो अब सवाल ये उठता है कि इधर उधर की बात का वक्त नहीं है, ये उलझाएंगे। इनके पास कुछ है ही नहीं, ना कोई एजेंडा है, ना विजन है, कुछ नहीं है इनके पास। आपके सर रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है छोड़ के भाग जाता है, आपको प्लानिंग कमीशन के जो इकोनॉमिक्स के जो विशेषज्ञ है वो छोड़ के भाग जाते हैं, कि देख रहे हैं कि आपके पास कोई वास्तव में योजना है ही नहीं। आज के पेपर में देख रहा था, उसमें विदेश मंत्री जी एक पेंटिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन करने गए हैं। बढ़िया फोटो छपी विदेश मंत्री जी की, लेकिन फोटो क्या दिख रही है? विदेश मंत्री जी जो पेंटिंग में देख रहे हो, पेंटिंग वो विशाल पेंटिंग है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की पेंटिंग। अब समझिएगा, विदेश मंत्री जी उद्घाटन करने गए हैं पेंटिंग प्रतियोगिता की, वहां जो पेंटिंग लगी हुई है जिसे विदेश मंत्री जी देख रहे हैं, वो पेंटिंग नरेंद्र मोदी जी की है, और पेंटिंग की फोटो विदेश मंत्री जी की फोटो से ज्यादा बड़ी है। तो जब मीडिया इस तरह से चाटुकारिता पे उतर आता है, मतलब भांड मिरासी तो फिर भी ठीक थे, उनके अंदर एक गैरत थी, एक आत्मसम्मान था। मैं इसलिए कहूंगा कि राय साहब, पब्लिक इंडिया जैसे आप लोग जो हैं, वास्तव में देशभक्त मैं मानूंगा आप लोगों को, कि कुछ खास कुछ नहीं मिलना है आप लोगों को, बल्कि बदले में कब तलवार आपकी तरफ हमारी तरफ घूम जाए पता नहीं, बावजूद इसके लगे हुए हैं। इतिहास वास्तव में मूल्यांकन करेगा। मैं फिर कहूंगा इंडिया को, और इंडिया के जो वो प्रवक्ता हैं जो कि कई बार मेरा मानना है सेल्फ गोल करने में इंडिया कांग्रेस के नेताओं से बड़ा तो कोई मैंने देखा ही नहीं सेल्फ गोल के मामले में। इनके प्रवक्ताओं को घर बिठा दो तो पार्टी जीत जाए, मेरा मानना है। बहुत सोच समझ के इन लोगों को लड़ना चाहिए, क्योंकि जनता की आशाएं आप पे टिकी है विपक्ष पे, क्योंकि लोकतंत्र बचाने के लिए उम्मीद भरी नजरों से आप लोगों की तरफ देख रहा है। इनका एजेंडा साफ है सर, इनका एजेंडा सबको समझ में आ रहा है कि जिस तरह से कानून बदलते चले जा रहे हैं, ये 1200 कानून तो 2017 तक बदल चुके थे, क्योंकि इस कानून पे आस्था ही नहीं है। वो एक बड़ा कार्टून सा एड आता था ना, घर के सारे बल्ब बदल डालूंगा, एक आता था, एक एडवर्टाइजमेंट आता था। तो ये पूरा कानून बदलने पे लगातार कानून बदलते जा रहे हैं। इन्होंने सब बदल दिया, श्रम कानून बदल दिया, माइनिंग कानून बदल दिया, लगातार कानून, सीआरपीसी सब बदलते जा रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि ये सारी चीजें जनता से जुड़ी है, मेन स्टेक होल्डर जनता है, पावर आपको जनता देती है, संसद को भी पावर जनता से मिलता है, और सांसद को भी पावर जनता से मिलता है कानून बनाने का। बावजूद इसके आप जनता को बिना विश्वास मिले जो कुछ कर रहे हैं, तो जनता इसे देख रही है। मेरा मानना है कि जनता के मुद्दे पे बात करें, केवल और केवल हमारे मुद्दों की बात करें। आप किसानों के मुद्दों की बात करें, महिलाओं के मुद्दे की बात करें, उनकी सुरक्षा के मुद्दे पे बात करें, शिक्षा के मुद्दे पे बात करें। हम कहाँ हैं? विश्व में सबसे आखिरी पायदान पे, भुखमरी में हम सबसे पीछे हैं। 27 रुपया एक किसान की आय है आपकी। आप देखें कि आप देश को कहाँ ले आके खड़े किए हैं। लेकिन हम तो मीना बाजार देख रहे हैं सर, एक परिवार में शादी हो रही है, ठुमके लग रहे हैं, और इतने करोड़ रुपए देके डांसर आए हैं। ये देख के आप मतलब ये समझ लीजिए भूखे पेट आपको मीना बाजार घुमाया जा रहा है। जनता को समझने की जरूरत है। और बार मैं एक चीज जरूर जोड़ता हूँ, कई बार कुछ बहसों में मुझे कहा भी गया कि भाई आप ईवीएम की बात मत करिए। मैं बोलता हूँ क्यों न करें ईवीएम की बात। ईवीएम की बात तो करना ही चाहिए, विपक्ष को करना चाहिए, कांग्रेस को करना चाहिए, राहुल गांधी को करना चाहिए, प्रमुखता से करना चाहिए। अगर उसमें कहीं 1,000,001% भी चांस है राय साहब, तो सारी मेहनत आपकी व्यर्थ है, सारी हमारी आपकी बहस व्यर्थ है। अगर लोकतंत्र को इस तरह से चुरा लिया जाएगा तो फिर बाकी सब चीज तो बेमानी है। आएगा तो मोदी, फिर तो बात ही खत्म हो गई, काहे की बहस।